नमस्कार छात्रों, मेरे साथियों, मैं राहुल जायसवाल आपके YouTube चैनल डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। मैं यहां आपको इस चैनल पे मैथमेटिक्स और रीजनिंग की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जो सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो जरूरी होगा वो सारा मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। और उसके बावजूद मैं जैसे टीचिंग के एग्जाम में मैं कॉमर्स पढ़ाऊंगा, जैसे अकाउंटेंसी, बिजनेस या फिर मैनेजमेंट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को मैं पढ़ाऊंगा। तो आज मैं बात करूंगा रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग क्या है, क्या कंडीशन है, कितने चैप्टर उसमें आते हैं, क्या नहीं आता है, किस प्रकार इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर किस प्रकार के एग्जाम में आते हैं, कितने प्रकार के एग्जाम होते हैं और कितने प्रकार के एग्जाम में पेपर आते हैं, विभाग कौन कौन सा है, क्या नहीं है, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो रीजनिंग किन किन एग्जाम में सबसे पहले रीजनिंग के प्रश्न आते हैं, उनका विभाग क्या है, उनका कंडीशन क्या है, ये सारे बारे में बात करते हैं। तो पहले कंडीशन में बात करूं स्टेट गवर्नमेंट में, तो स्टेट गवर्नमेंट में जो वैकेंसीज आती हैं स्टेट लेवल पे, स्टेट मतलब स्टेट लेवल का मतलब होता है राज्य सरकार के अंडर में जो नौकरियां होती हैं, तो उसमें सबसे कंडीशन जो होती है यूपी PSC, जिसको हम नाम से जानते हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर कह सकते हैं इसमें अधिकतर जो वैकेंसीज होती हैं वो PCS की होती है। कुछ लोगों को पता पहले से भी होगा। उसकी बात करता हूं तो UPSSC ये वैकेंसी होती है। तो UPSSC एक आयोग है, जिसे UPPSC आयोग है उत्तर प्रदेश का, उसी प्रकार UPSSC भी है। ये आपको ग्रुप बी या फिर कहीं कहीं ग्रुप ए और बी के कंडीशन में काम करती है, और ये आपका काम करता है ग्रुप बी के कंडीशन में। ग्रुप सी भी आता है इसमें, ग्रुप बी अधिकतर है। अब UPSSC में वैकेंसी कौन कौन सी होती है, या UPSSC बोलते हैं तो उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, ठीक। उसके बाद जो यूपी की है वो है UPPRB। इसका मतलब होता है उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक। उसके बाद ये कंडीशन आपकी UPPRB की हो गई। तो इतने प्रकार के एग्जाम यूपी लेवल पे होते हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जिसको बोलते हैं UPSSC, इसमें आपके लेखपाल और जूनियर असिस्टेंट, कई सारे ऐसे सहायक कनिष्ठ क्लर्क के रूप में वैकेंसी इसमें आती है। तो इसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा जिसका नाम है PET, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्रारंभिक पात्रता परीक्षा। तो ये आपको पेपर देना होगा, और इसमें आपको हर प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। 20 क्वेश्चन आपका मैथ होगा और 5 क्वेश्चन आपका रीजनिंग होगा। तो इतने, ये स्टेट लेवल की बात करें तो इतने प्रकार के एग्जाम होते हैं और सब में रीजनिंग आते हैं। यूपी में पुलिस में जो है, इसको हम UPPRB बोलते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड, इसमें आपके जो पेपर होते हैं वो होते हैं कांस्टेबल, ठीक। दूसरा होता है SI। तो कांस्टेबल और SI की वैकेंसी में रीजनिंग कंपलसरी है। तो रीजनिंग कांस्टेबल में जो आती है वो आपका कम से कम 50 से 55 क्वेश्चन तक आती है, और SI के पेपर में जो रीजनिंग आती है वो फिक्स प्रश्न होते हैं जिसको 40 क्वेश्चन आती है। तो इतने प्रकार के प्रश्न रीजनिंग UPPRB में आते हैं। PET के पेपर में 5 क्वेश्चन रीजनिंग आते हैं, आपके रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होंगे। PCS में जो रीजनिंग के कंडीशन है ये अलग है, इसकी कंडीशन रीजनिंग आप भी मतलब रेयर में आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, क्योंकि वो कंफर्म नहीं होती है इसमें। तो अगर मैं बात करूं आगे की कंडीशन में, तो ये आपका स्टेट लेवल की बात हो गई। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में बात करेंगे तो सेंट्रल में कई सारे वैकेंसीज हैं। तो सेंट्रल में नाम जिसका नाम है वो है SSC आ गया, मतलब सेंट्रल में। हालांकि IB भी आता है, और इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम जिसको हम IB बोलते हैं, ये भी स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल में आते हैं। तो अलग अलग एग्जाम है ना। तो लेकिन SSC की भी बात करूं, सॉरी SSC लिख दिया, SSC की भी बात करूं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसमें वैकेंसीज कई होती हैं। तो पहले अगर 10th लेवल की बात करें तो GD, जिसका नाम है SSC GD। दूसरा आपका नाम है MTS, ये आपका 10th लेवल पे है, जिसमें आपके दोनों पेपर में रीजनिंग जरूरी है। और अगर रीजनिंग की कंडीशन, हालांकि अभी 2024 से कुछ नई क्राइटेरिया SSC के संबंध में आ रही है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं
जिसके लिए एसएससी मतलब प्री की एग्जाम के लिए कुछ और भी कंडीशन इसमें जोड़ रही हैं, जिसको हम सेट के नाम से जानते हैं। तो ये एमटीएस हो गया, ये आपका 10th लेवल की जॉब हो गई, इसमें रीजनिंग कंपलसरी है। और उसके बाद आता है 12th लेवल पे, जिसका नाम है CHSL, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, जीडी जनरल ड्यूटी होती है, एमटीएस मल्टीटास्किंग का होता है। उसके बाद सीसीएसएल के बाद आता है स्टेनोग्राफर का, इसमें भी इंग्लिश आती है, ठीक। उसके बाद आता है CGLE, सीजीएल में भी रीजनिंग आती है। जेई के पेपर में रीजनिंग आता है, जूनियर असिस्टेंट, जिसको जूनियर क्या कहते हैं। एक इसमें एक स्टेट लेवल में एक आप जोड़ दीजिएगा, UPPCL, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी उत्तर प्रदेश के अंडर में आती है। इसमें भी वैकेंसी में रीजनिंग के प्रश्न आते हैं, जो मैथ में रीजनिंग जोड़ दिया जाता है, इसमें मैथ के भी प्रश्न होते हैं 20 क्वेश्चन। तो इसमें भी कई सारी वैकेंसीज होती हैं। एक जूनियर एग्जीक्यूटिव होता है, असिस्टेंट अकाउंटेंट होता है, अकाउंटेंट क्लर्क का होता है, अलग अलग वैकेंसी होती है। तो ये आपके सीएचएसएल में रीजनिंग आती है 25 क्वेश्चन, स्टेनोग्राफर में आती है, सीजीएल में आता है, जेई में आता है, और जिसको हम एक एसएससी सीपीओ बोलते हैं। एक सीपीओ का एग्जाम होता है, जिसको हम सीपीओ एसआई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपका पेपर होता है, इसमें भी रीजनिंग आती है। तो लगभग आप देख रहे हैं कि एक वैकेंसी इसमें एक एग्जाम नया इसमें आया, जिसका नाम है CUET, इसमें भी आपकी रीजनिंग है। ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के संबंध में पूरे भारत में एक एग्जाम के माध्यम से हो रहा है। लगभग आप देख पा रहे हैं, अगर मैं बोलूं बैंक के संबंध में, बैंक का कोई भी पेपर देंगे आप रीजनिंग जरूर देंगे। उसके बाद अगर मैं बोलूं रेलवे के संबंध में आपकी रीजनिंग निश्चित है, कुछ पेपर में है, कुछ पेपर में नहीं भी है, लेकिन रीजनिंग आती है। तो आप सोच सकते हैं कि जितने भी हमारे भारत में स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, तो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग आते हैं। जिसमें बात करें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, लगभग 95% एग्जामों में या 98% एग्जामों में रीजनिंग आते हैं, ठीक है। तो आप अगर जितने भी एग्जाम के बारे में बात करेंगे, उसमें रीजनिंग तो क्या हो गया, कंपलसरी हो गया। तो रीजनिंग तो मिलेगा आपको, किसी में क्वेश्चन कम, किसी में ज्यादा। तो फिक्स क्राइटेरिया है। तो आते हैं अब रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता चल गया कि किन एग्जामों में रीजनिंग आते हैं, क्या कंडीशन है, सारी चीजें। तो अब आते हैं कि रीजनिंग, पहली बात है कि रीजनिंग होता क्या है, रीजनिंग में टाइप कितने हैं, प्रकार कितने प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सारे में बात करूंगा आगे। तो पहली बात ये बताइए कि रीजनिंग को कितने भागों में बांटा गया है। हालांकि आप लोग को पता पहले से ही हो, किताबें तो कुछ लोगों ने बहुत पहले से तैयारी स्टार्ट की होगी, हम तो काफी लेट आए यूट्यूब पे। लेकिन ये है कि रीजनिंग को बांटने की कंडीशन क्या है, कितने प्रकार से उसको बांटा जाता है। रीजनिंग बांटने भाई, रीजनिंग तो एक पार्ट वाइज पढ़ते हैं ना, जैसे आप लोग सुने भी होंगे वर्बल और नॉन वर्बल, ये दोनों पार्ट आप सुने होंगे, लेकिन और भी तो होंगे। हालांकि आप लोग बस 2 ही सुने हैं या फिर 3 सुने हैं, जो भी आया दिमाग में कमेंट करके बताइएगा। लेकिन हमें जहां तक मुझे पता है, मैं रीजनिंग को 3 भागों में डिवाइड करता हूं। रीजनिंग क्या है उसको 3 प्रकार से डिवाइड करके तब सीखता हूं। हालांकि अगर रीजनिंग में बात करूं तो हिंदी में तर्क शक्ति बोलते हैं रीजनिंग को। इसका मतलब होता है आपकी तार्किक क्षमता में वृद्धि करना। तार्किक का मतलब ये हो गया कि आपकी तार्किक सोचने, जिसको बोलते हैं ना अजम्पशन, अनुमान करना, वो भी सटीक तरीके से, वो होता है तार्किक ज्ञान, जिसको हम बोलते हैं एनालिसिस, एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक मतलब ज्ञान के बारे में बात, हर चीज को एनालिसिस करना, समझना, बुझना, उसके बाद आगे बढ़ना, ये होता है रीजनिंग, तार्किक ज्ञान के संबंध में होता है। तो रीजनिंग में बात करूंगा तो रीजनिंग या फिर तर्क शक्ति, रीजनिंग या फिर तर्क शक्ति। तो रीजनिंग के संबंध में रीजनिंग कितने भागों में बांटा गया है, तो मेरे हिसाब से रीजनिंग को 3 भागों में बांटा गया है। मेरे हिसाब से रीजनिंग को कितने भागों में, 3 भागों में। तो पहली कंडीशन रीजनिंग की क्या है, अगर 3 भागों में बात करते हैं तो पहला होता है शाब्दिक, जिसको हम इंग्लिश में वर्बल बोलते हैं। दूसरा होता है अशाब्दिक, जिसको इंग्लिश में हम नॉन वर्बल बोलते हैं। तीसरा होता है
इसको हम बोलते हैं विश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक, और इसको हम इंग्लिश में एनालिटिकल बोलते हैं। तो इतने प्रकार से रीजनिंग पेपर में आते हैं, इतने प्रकार से रीजनिंग को डिवाइड किया गया है। अब ये किसी किसी किताब में 2 ही दिया होगा, किसी किसी किताब में 3 दिया होगा, लेकिन 3 से अगर 3 प्रकार से अगर पढ़ेंगे रीजनिंग को 3 भागों में अगर बांट के पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से रीजनिंग समझ में आएगी। रीजनिंग में पेपर में आते कैसे हैं ये आपको पहले से क्लियर होगा कि रीजनिंग के पेपर में किस चैप्टर का उठाया है और किस प्रकार के प्रश्न उठाए हैं, ये सब मैं डिस्कस करूंगा। हालांकि यहाँ पे बात कर रहा हूँ रीजनिंग को 3 भागों में बांटा गया है। रीजनिंग को 3 भागों में बांटने का सबसे बड़ा रीजन पढ़ाने के संबंध में प्लस समझाने और समझने के संबंध में 3 प्रकार से डिवाइड है। तो पहले मैं बात करूंगा वर्बल, जिसको बोलते हैं शाब्दिक। शाब्दिक रीजनिंग क्या होता है? शाब्दिक रीजनिंग का मतलब होता है जिसमें हम किसी प्रकार को क्वेश्चन को लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, सॉल्व करते हैं, उसके बाद उसका जवाब देते हैं। और इसमें आता है अशाब्दिक वाले में, अशाब्दिक वाले में इसको अधिकतर ना फिगर, आकृतियों वाले प्रश्न इसमें आते हैं। आकृति वाले प्रश्न का मतलब होता है इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है, आपको समझ, आपको क्या है बस क्वेश्चन को देखिए उससे उसका जवाब देना होता है। आपको पेपर में सारी कंडीशन होती है, आपको कॉपी या रफ वर्क की जरूरत नहीं पड़ती है। विश्लेषणात्मक एनालिटिकल जिसको बोलते हैं, एनालिटिकल जो रीजनिंग होती है ये आपके तार्किक का मतलब इसको लॉजिकल बोलते हैं। लॉजिकल, इसको समझना, आपको सिचुएशन को समझना पड़ता है, किस स्थिति और परिस्थिति को समझ के इसका जवाब देना होता है। इसमें कई सारे चैप्टर ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, समझ में नहीं आते होना करना क्या है कंडीशन में, वो मैं बहुत डिस्कस करूंगा अच्छे लेवल पे। तो आगे मैं बात करता हूं पहले कि मेरा शाब्दिक वर्बल रीजनिंग क्या है या कितने प्रकार के चैप्टर को वर्बल रीजनिंग में शामिल किया गया है। तो मैं बोलूंगा क्योंकि वर्बल रीजनिंग को कितने चैप्टर में डिवाइड किया गया है, कितने चैप्टर वर्बल रीजनिंग में शामिल किए गए हैं। तो पहले से स्टार्ट करूंगा मैं कैलेंडर से। तो सबसे पहला मेरा बात है कैलेंडर की, दूसरी बात होगी घड़ी की, और तीसरी जो बात होगी वो होगी दिशा और दूरी की, और चौथा होगा रक्त संबंध, पांचवा होगा पासा, घन और पासा बोलते हैं। छठा होगा आपका जिसको हम बोलते हैं छठा आपका हो जाएगा क्रम व्यवस्था, और सातवां होगा आपका बैठक व्यवस्था, आपका आठवां होगा पहेली, आपका नौवां होगा सादृश्यता, आपका 10वां होगा वर्गीकरण, आपका 11वां होगा गणितीय संक्रियाएं, 12वां होगा आपका 12वां होगा आपका कोडिंग डिकोडिंग, और 13वां जो होगा वो होगा लुप्त फलक, लुप्त अंक ज्ञात करना, ठीक। 14वां होगा आपका श्रृंखला, 15वां होगा वर्णमाला, और 16वां आपका होगा आता है आव्यूह, 17वां आ गया आंकड़ों को पर्याप्त करना, आंकड़ों को पर्याप्त करना या पर्याप्तता, ठीक। 18वां होगा आपका अन्य। मान लीजिए कि अन्य ऐसे चैप्टर हैं जो इसमें शामिल किए जाते हैं। तो इतने प्रकार के चैप्टर को शामिल करने की बात करें तो इतने प्रकार के चैप्टर को शामिल किया जाता है आपके वर्बल रीजनिंग में। ये आपके वर्बल रीजनिंग के पार्ट है कि वर्बल रीजनिंग में इतने प्रकार के चैप्टरों को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वर्बल रीजनिंग में कैलेंडर, घड़ी, दिशा, दूरी, रक्त संबंध, पासा, क्रम व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, पहेली, सादृश्यता, वर्गीकरण, गणितीय संक्रियाएं, कोडिंग डिकोडिंग, लुप्त अंक ज्ञात करना, श्रृंखला, वर्णमाला, आव्यूह, आंकड़ों की पर्याप्तता और
अन्य। अन्य का मतलब है जो छूट गए हैं लिखने से, उनकी मैं बात करता हूं अन्य में। ठीक है, तो अब आते हैं अशाब्दिक वाले में। अशाब्दिक वाले में कौन कौन से चैप्टर को शामिल किया जाता है? तो अशाब्दिक में चैप्टर की सामना करने की बात करें, इसमें सबसे पहला मैं बोलूं आकृतियों की गणना। तो सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट करते हैं आकृतियों की गणना, सबसे पहला चैप्टर। दूसरा होता है आकृतियों को पूर्ण करना, आकृतियों को पूर्ण करना। तीसरा होता है सादृश्यता, इसमें भी देखिए सादृश्यता है। और इसमें जो चौथा होगा, इसमें देखिए वर्गीकरण है, इसमें भी वर्गीकरण आता है। पांचवा जो होगा वो श्रृंखला, इसमें भी श्रृंखला शामिल किया जाता है कि अगली फिगर क्या होगी उसके बारे में बात करता है। छठा जो होगा वो है कागज को काटना, इसको काटना या मोड़ना, काटना और मोड़ना इसमें शामिल किया जाएगा। सातवां होगा दर्पण और जल प्रतिबिंब, दर्पण और जल प्रतिबिंब ये इसी में आएगा। ठीक, आठवां होगा आपको आकृतियों करना होगा, आकृतियों को पूर्ण करना होगा, सदृशता हो गया, वर्गीकरण हो गया, श्रृंखला हो गया, कागज को काटना हो गया, दर्पण प्रतिबिंब हो गया। एक आकृतियों का समूहीकरण होता है, आकृतियों का समूहीकरण होता है। फिर नवा हो गया है आकृतियों की पहचान, सन्निहित आकृति बोल सकते हैं कि सन्निहित आकृति। और 10वां लिख लीजिएगा अन्य। अब अन्य का नाम इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसे चैप्टर हो जो यहाँ नाम न लिखे गए हो, उनको भी इसमें शामिल हम कर सकते हैं। तो अब यह विविध लिख लीजिए, अन्य से सबसे अच्छा ज्यादा क्या है? विविध। ठीक, यहाँ पे भी क्या लिख लीजिए? विविध लिख लीजिए। तो और भी कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जिनका नाम यहाँ नहीं लिख पाए हैं, वो हमें अलग से भी आ जाएगा तो बताते रहेंगे। कितने प्रकार के चैप्टरों को शामिल कर सकते हैं हम किसमें? हम नॉन वर्बल रीजनिंग में। तो अगली बात करते हैं एनालिटिकल। एनालिटिकल में कितने चैप्टर को शामिल करते हैं? तो सबसे मैं बात करूं तो सबसे मैं बात करूंगा न्याय और निगमन। सबसे पहली कंडीशन आपकी न्याय और निगमन की होती है। दूसरा, अब नाम तो हिंदी में लोग कम जाने होंगे लेकिन इंग्लिश में ज्यादा जाने होंगे। न्याय निगमन को बोलते हैं हम सिलोगिज्म। ठीक, ये नाम जानते होंगे। फिर अगला जो चैप्टर होगा वो होगा कथन, कथन तर्क। दूसरा होगा, तीसरा होगा कथन कार्यवाही। चौथा होगा कथन निष्कर्ष। और पांचवा होगा कथन कारण। छठा होगा कथन और पूर्व धारणा। ठीक, और सातवां ले लीजिएगा विविध। तो इतने प्रकार के चैप्टर हमको पढ़ने होते हैं आपके रीजनिंग में। रीजनिंग को देखिए 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। तीनों पार्टों में अगर मैं पहले ही बात करूंगा रीजनिंग के 3 पार्टों में डिवाइड करने के संबंध में, तो पहला वर्बल की मैं बात करूंगा। तो वर्बल में आपको हालांकि लिखना चाहते हैं तो आप इसमें भी और भी नाम ऐसे हैं जो लिख सकते हैं। देखिए मैंने विविध नाम लिखा है, गणितीय तर्क शक्ति आती है। तो गणितीय कथन निष्कर्ष इसमें आता है, जो केवल बैंक के पेपर में कभी कभी पूछ सकता है। गणितीय कथन निष्कर्ष इसमें आते हैं, और भी नाम जोड़ सकते हैं आप। तो गणितीय तर्क शक्ति बोल सकते हैं, एक है गणितीय तर्क शक्ति बोल सकते हैं। और एक चैप्टर जिसको बोलते हैं आयु संबंधी प्रश्न। तो आयु संबंधी प्रश्न हम मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं और रीजनिंग में भी पढ़ते हैं। तो आयु संबंधी प्रश्न होते हैं, इसको हम मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं तो रीजनिंग में, इसलिए मैंने नाम नहीं लिखा है यहाँ पे। तो और भी बहुत सारे चैप्टर हैं जिनका नाम मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, वो कुछ दिमाग में याद आ जा रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ। कितने प्रकार के चैप्टर रीजनिंग में हम पढ़ते हैं। तो विविध में इसलिए मैंने विविध लिखा कि जो नाम यहाँ पे नहीं है बोर्ड पे, वो नाम कुछ और भी जुड़ सकते हैं, लेकिन इतना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको बहुत इंपॉर्टेंट बोलने का कारण क्या है कि ये पेपर में निश्चित रूप से आते ही आते हैं। ठीक है, तो पहला है कैलेंडर, दूसरा घड़ी, तीसरा दिशा दूरी रक्त संबंध, पासा, क्रम व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, पहेली, सदृशता, वर्गीकरण, गणितीय संक्रिया, कोडिंग डिकोडिंग, लुप्त संख्या ज्ञात करना, इसको हम मिसिंग नंबर भी बोलते हैं। और
श्रृंखला और वर्णमाला, आप भी आंकड़ों की प्राप्तता, विविध, विविध में कैसे गणितीय कथन, निष्कर्ष हो गया, गणितीय तर्क शक्ति और आयु संबंधी प्रश्न हो गए। अशाब्दिक वाले नॉन वर्बल में आते हैं आकृतियों, गणना, आकृतियों पूर्ण करना, सदृशता, वर्गीकरण, श्रृंखला, कागज को काटना बोलना, दर्पण प्रति जल प्रतिबिंब, आकृतियों समूहीकरण, सन्निहित आकृति और विविध। विविध में इसलिए लिख रहा हूं कि हो सकता है कुछ चैप्टर लिखने से छूट गया हो, वो उसमें शामिल कर लिया जाएगा। आगे आते हैं, इसको हम बोलते हैं विश्लेषणात्मक या फिर एनालिटिकल। इसमें मैं पहले सबसे पहले चालू करूंगा, तो सबसे पहला चैप्टर न्याय और निगमन है। उसके बाद कथन और तर्क है, कथन, कार्यवाही, कथन, निष्कर्ष, कथन, कारण, कथन, पूर्वाधार, विविध। इसमें भी कुछ ऐसे होंगे जो अलग से बन सकते हैं पेपर में। कथन और पूर्वानुमान जिसका नाम, हालांकि पूर्वानुमान दे देगा तो पूर्वधारा से मतलब होता है, ठीक है। पूर्वानुमान पूर्वधारा एक ही तरह संबंधित प्रश्न में होते हैं। तो इतने प्रकार के रीजनिंग होते हैं। अब इतने प्रकार के पेपर में आते हैं, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये रीजनिंग के प्रकार हैं, रीजनिंग के पार्ट हैं, शाब्दिक, अशाब्दिक और विश्लेषणात्मक। 3 पार्टों में रीजनिंग को डिवाइड किया गया है और तीनों पार्ट मैंने बता दिया। ये है मेरा रीजनिंग का इंट्रोडक्शन या रीजनिंग का परिचय। तर्क शक्ति का परिचय कर सकते हैं या फिर रीजनिंग का इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। चलिए, तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जहां तक मुझे पता है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। तो अगला जो क्लास होगा मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। तो अगले क्लास में मैं क्या करूंगा कि जो मैं हर पार्ट से एक चैप्टर उठाऊंगा और एक चैप्टर में पढ़ाते चला जाऊंगा। जैसे कि मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले वर्बल में, पार्ट 1 वर्बल, इसको बोलेंगे कैलेंडर। एक चैप्टर ये खत्म करने का अगली वीडियो आएगी हमारी और शाब्दिक नॉन वर्बल रीजनिंग में, जिसको बोलते हैं आकृतियों की गणना। ये खत्म होने के बाद मैं तीसरे पार्ट में आऊंगा जिसका नाम है एनालिटिकल रीजनिंग। इसमें सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करूंगा न्याय और निगमन, ठीक। तो इतने ऐसे से मैं पढ़ाते चले जाऊंगा, क्योंकि आपको ये ना लगे कि कहीं सर जी पढ़ा रहे हैं। ये क्या है ना, सारे मतलब क्या है कि आपको कवर होते चले जाएंगे बारी बारी, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। हाँ, अगर कोई परेशानी आपको होती है तो मैं अपना नंबर दे दूंगा या फिर मैं आप कमेंट के माध्यम से मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन में टेलीग्राम में चैनल बना दूंगा, आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं। जो भी डाउट होगा आप हमसे पूछ सकते हैं, वो कॉल करके, व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप पे मैसेज करके, टेलीग्राम पे मैसेज करके आप उस क्वेश्चन को लिख के भेज सकते हैं। मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।